हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। और आज CTS 12 टेस्ट हुआ था तो उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 2 point charges placed at a certain distance r in air exert a force F on each other, then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant। पहले बोला गया है कि दो चार्ज हैं, मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस r है। ये एयर में रखा हुआ है चार्ज है, तो जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर F लग रहा है, यानी F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। ठीक है ना। अब बोला गया है कि अगर चार्ज वही हो लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए, मतलब जो हमारा एयर था उसके जगह पर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल दें और ये डिस्टेंस r डैश हो जाए, तो डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम यहाँ पर डाल देंगे और फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है वो अगर F लगे, सेम फोर्स लगे, तो बताना है क्वेश्चन में r डैश का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स अगर सेम रखना है तो यहाँ पर पहले फोर्स का वैल्यू निकाल लें, 1/4πε0 K हो जाएगा और चार्ज वही रहेगा Q1 Q2, डिस्टेंस r डैश का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों फोर्स को बराबर करेंगे तो 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपान R डैश का स्क्वायर है ना। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, तो यहाँ पर जो R डैश होगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा, R डैश इधर चला जाएगा, R स्क्वायर बाई K हो जाएगा है ना। और ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो R डैश जो हमारा आएगा वो आ जाएगा R बाई रूट के। तो R बाई रूट के यहाँ पर आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड ए स्टेशनरी चार्ज Q1 इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। यहाँ पर एक चार्ज जो Q2 है वो रिवॉल्व कर रहा है, Q2 चार्ज Q1 चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्वेश्चन में इसका रेडियस r है, आर्बिटर पीरियोडिक टाइम बताना है Q2 का, इस Q2 चार्ज का टाइम बताना है। तो आपको मालूम है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो पहले तो हम लोग देख लें इनके बीच में जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन देगा, तो वो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। यानी जो सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, वो उसको हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग m ऐसे रहने दो, R को हम लोग लिख सकते हैं, R ऐसे रहने, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, तो 4π² स्क्वायर बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से हमें टाइम का वैल्यू चाहिए, तो टाइम को इधर ले जाएंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 4π और हाँ यहाँ से 4π और 4π क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू m इंटू आर क्यूब हो जाएगा, mr³ अच्छा, इसको कांस्टेंट माना गया है, तो ये जो हमारा 1/4πε0 है इसको इन्होंने k माना है, तो 1/4πε0 को k ले लो। ठीक, तो m ये वाला r³ हो गया, t स्क्वायर उधर चला गया, इंटू 4π² अपान नीचे क्या बचेगा Q1 Q2 इंटू K। ठीक है ना।
तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट में ये सारा वैल्यू आ जाएगा। तो t इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा mr³ इंटू 4π² डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इंटू k। तो ये पूरा हमारा आंसर होगा। तो 4π² mr³, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, mr³ होना चाहिए, 4π² mr³, चौथा ऑप्शन दिख रहा है भाई, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज Q, 2Q and 3Q and 4Q are placed at the corner A, B, C and D of square as shown in the figure। डायरेक्शन बता रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग, किसके अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बताना है। तो चलो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो यहाँ पर +Q चार्ज है सेंटर पे, +Q चार्ज के कारण फील्ड अगर हम लोग E मान लें, तो 3Q के चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी वो यहाँ पर 3E के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग अगर 2Q के कारण इधर सेंटर पे देखें तो ये फील्ड जो आएगी वो 2E के बराबर होगा, और 4 के कारण इधर सेंटर पे जो फील्ड होगी 4E के बराबर होगा। रिजल्टेंट फील्ड देखो, तो पहले तो हम लोग अपोजिट वेक्टर को देखें, तो ये 2, तो हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, 2E इधर है और 4E इधर है, तो रिजल्टेंट बनेगा हमारा 2E, ठीक है ना। इसी तरह इधर E है, इधर 3 है, तो 3E माइनस E हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा 2E, ठीक है ना। तो सेंटर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2E और 2E आएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनके बीच से जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2E√2, और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा। तो पूछा गया किसके अलोंग होगा, तो किसके अलोंग होगा, D to A के अलोंग बोलो या C to B के अलोंग बोलो, तो किसके अलोंग होगा, CB के अलोंग होगा, CB के अलोंग होगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, A charge Q is placed at the center of square if electric field intensity due to charge at the corner of square is E1 and the intensity at the midpoint of the side of square is E2, then the ratio of E1 and E2। एक चार्ज जो है वो एक स्क्वायर के सेंटर पे रखा है, तो चार्ज को यहाँ पर सेंटर पे रख दें, चार्ज हमारा Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द कॉर्नर, किसी कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू E1 है, और इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, चलो इसका साइड मान लें A है, तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो कितना आएगी, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड, तो E1 जो आएगा हमारा, E1 जो आएगा, E1 इक्वल टू 1/4π0 Q बाई, ये दूरी हमारी कितनी होगी, देखो अगर ये पूरा स्क्वायर है और स्क्वायर जो है उसका साइड A है, तो ये यहाँ से डायगोनल A√2 होगा, तो ये वैल्यू यहाँ से A√2/2 यानी A/√2 होगा, A/√2, ये हमारा सेंटर से कॉर्नर का दूरी होगा। तो 1/4π0 Q बाई R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A/√2 का स्क्वायर, और A/√2 यहाँ पर हम लोग इस तरह लिख देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, तो मिड पॉइंट पे, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा साइड है, तो इसका मिड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E2 बोल रहे हैं, तो E2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4π0 Q बाई R। अब दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो A, ये पूरा दूरी A है, तो ये दूरी हो जाएगा A/2, तो ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रेशियो में निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये A/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, A/2 का स्क्वायर मतलब 4 ऊपर चला गया, ठीक। नीचे यहाँ पर A², नीचे यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारा ये वाला जो A हैगा वो यहाँ पर A² हो जाएगा।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा जो रेशियो आएगा ये कट के कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर रहेगा, ए बाई रूट 2 है ना, तो ए बाई रूट 2 जो है वो हमारा तो 4 यानी 2:1 का रेशियो आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर वैल्यू थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा सा, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बाई रूट 2 में ये वैल्यू जो है ए बाई रूट टू का स्क्वायर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ए बाई रूट 2 का मतलब हुआ हमारा ये स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 4/2, तो रेशियो में वैल्यू आएगा 2:1 का रेशियो आएगा, तो E1/E2 2:1 का रेशियो। इसको फिर से देख लो भाई, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है थोड़ा साफ करके लिखें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉर्नर पे आएगी वो हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर, उसका वैल्यू है 1/4π0 Q/r², और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू a बाई रूट 2 है, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a²/2 और 2 ऊपर चला जाएगा। अब चलो यहाँ देखें E2 का वैल्यू 1/4π0 Q बाई दूरी का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर तो a²/4 हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कट जाएगा, 2/4 आ जाएगा, तो रेशियो में 1:2 का रेशियो आएगा, 1:2 का रेशियो यहाँ पर आएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A charged cork ball of mass 2 kg is suspended by light insulated string in the electric field as shown in figure. Find the charge on the ball. हमको क्वेश्चन में चार्ज निकालना है इस बॉल पे, चार्ज की वैल्यू क्या होगा इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पर आपको मालूम है नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले तो फोर्स देख लें कौन कौन सा लगेगा, तो एक तो mg लगेगा नीचे की ओर, यहाँ पर टेंशन होगा T, तो टेंशन का कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल 45 होगा, तो ऊपर वैल्यू आएगा T cos 45 और नीचे हमारा इस साइड में फोर्स आएगा T sin 45। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू इधर आएगा और ये एंगल कितना होगा 45 है ना, तो इधर जो वैल्यू आएगा वो E cos 45, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की बात करें तो फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा QE cos 45 और इधर फोर्स लगेगा QE sin 45, ठीक है ना। तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर यानी T cos 45 प्लस QE sin 45 इक्वल टू mg, ये mg के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं T sin 45 इक्वल टू QE cos 45, QE cos 45, cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है, कट जाएगा, तो T का वैल्यू QE के बराबर आ गया, ठीक है ना। T का वैल्यू QE के बराबर हो गया, तो इस इक्वेशन में T बराबर QE रखेंगे, T का वैल्यू QE के बराबर हो गया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो T cos 45 का मतलब हुआ T/√2, तो T/√2 प्लस QE sin 45 मतलब QE/√2 बराबर mg, ठीक। यहाँ पर T की जगह QE रखेंगे तो QE/√2 तो ये वैल्यू हो गया 2 QE/√2 बराबर mg, ठीक है ना। अब E का वैल्यू देख लो, यहाँ पर E का वैल्यू E प्लस वेक्टर में दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड वैल्यू आएगा वो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी
हमारा √2 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी √2 आएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 2 Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह √2 डिवाइडेड बाई √2 बराबर mg। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 2Q बराबर mg। m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q का वैल्यू 10 कूलम आएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने फोर्स लग रहे हैं उस बॉल पे उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 45 डिग्री पे है, तो इसलिए इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई कंपोनेंट बनेगा। इसी तरह जो टेंशन होगा उसका दो कंपोनेंट बनेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसमें इस बॉल पे जो नेट फोर्स होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो होता है -q टू +q की तरफ होता है। तो -q से +q की तरफ डायरेक्शन होता है ना। तो यहाँ पर इस जो -2q है इसको हम लोग अगर फिगर में बनाएं तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा। इस -q को -q दो बार लिख लो। तो इसमें से एक जो q है -q वो इधर एक डायपोल बनाएगा P और एक दूसरा डायपोल बनेगा P। चार्ज का वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों। तो जो डायपोल मोमेंट आया वो वेक्टर में हमारा, और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है L L है तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। तो P और P दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये P और जो रिजल्ट एंगल है वो 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट P का वैल्यू, P रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा 2P cos 60/2, 2P cos 60/2 से निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगा cos 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, P √3 हो गया। P की वैल्यू Q इंटू L होता है, तो Q इंटू L इंटू √3। तो QL इंटू √3 ये वैल्यू होगी। और डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन जो आ रहा है वो -j डायरेक्शन में आएगा। तो -j इसका डायरेक्शन होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर। तो जो चार्ज यहाँ पर सेंटर पे प्लेस है वो चार्ज निकल के कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसके इंडक्शन के कारण इसके फेसिंग सरफेस में माइनस चार्ज आएगा और बाहर प्लस का Q आएगा। तो ये चार्ज जो है बाहर निकलेगा। कैसे निकलता है इसके लिए आप ध्यान दो। ये जो प्लस चार्ज है अपने इस चार्ज को अगर देंगे कंडक्टिंग होगा, तो ये मेटेलिक है ना, तो ये चार्ज इसके सरफेस पे आएगा, तो +Q चार्ज इसके सरफेस पे आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कंसेंट्रिक है और थिन है तो इसके इंडक्शन के कारण इस फेसिंग सरफेस में -Q आएगा और बाहरी सरफेस पे ये चार्ज +Q आएगा। हमको बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। इस वाले सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज अपान एरिया। एरिया यहाँ पर हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा -Q अपान 4πr2 का स्क्वायर। ये इनर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस, इनर सरफेस पे मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। ये हमारा कैविटी है, ये हमारी कैविटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। अब इनर सरफेस मतलब यहाँ पर पूछा गया ये सरफेस इनर हो गया और ये वाला बाहर हो गया। -Q अपान 4πr2 का स्क्वायर आएगा। तो 7th में जो आंसर आएगा वो -4πQ, यहाँ पर R1 की बजाय R2 होना चाहिए भाई, क्योंकि ये रेडियस यहाँ पर ये है R2 और ये रेडियस R1 है, तो ये रेडियस R2 होगा। तो ये आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
Two non-conducting solid sphere of radius r1 and r2 carrying uniform volume charge densities plus rho and minus rho respectively are placed such that partial overlap is shown. तो ये प्लस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये माइनस, तो इसके कारण मान लें इस पे कितना, मान लेते हैं ये हमारी कैविटी है और इस कैविटी का यहाँ से हम लोग अगर डिस्टेंस देखें तो इसको r1 बोलें और इस कैविटी का ये डिस्टेंस मान लो r2। कैविटी पे इस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन तो E1 मान लें और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये वैल्यू होती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है ना, ये r1 हो गया। E2 अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E2 बराबर रो r2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो r1 r2 है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है, r1 r2 ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, ये वाला प्लस है तो प्लस के कारण फील्ड आपको मालूम है बाहर की तरफ होगा और ये वाले फील्ड जो है नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ होगा। तो नेट फील्ड जो होगा वो हमारा E नेट जो आएगा E1 माइनस E2 होगा। E1 की वैल्यू है रो 3 एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2, अगर हम लोग यहाँ पर ये कॉमन ले लें, और r1 और r2 की वैल्यू जो होगी वो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगी। r1 माइनस r2 जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, तो ये गलत है, फील्ड जीरो नहीं हो रही है, फील्ड तो आएगी जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, तो पहला गलत। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है तो कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रो की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, r1 माइनस r2 ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन अ फिगर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। ये हमारा गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर दो चार्ज हैं q और माइनस 2q। फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स जब भी निकालते हैं टोटल फ्लक्स वो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखते हैं। तो इनसाइड चार्ज कितना है ये देख लो, प्लस q माइनस 2q, तो इनसाइड चार्ज है प्लस q माइनस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर होगा माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर होगा टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फेरिकल, तो पहला हो जाएगा। बाहरी चार्ज को हम लोग फ्लक्स निकालने में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन चलो चेक करते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज जीरो। सरफेस पे बोला है जीरो, तो जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर कुछ आएगा क्योंकि नेट चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5 ओम इज, तो बाहरी गॉसियन सरफेस के बाहर वाला सरफेस, गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज है वो फ्लक्स में इंक्लूड नहीं होगा, ये गलत है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू माइनस 2q इज सेम एवरीवेयर, माइनस 2 के कारण जो फील्ड होगा वो सब जगह सेम होगा। माइनस 2q यहाँ रखा है, अगर वो सेंटर पे होता तो सब जगह सेम होता है, तो माइनस 2 के कारण जो फील्ड होगी वेरी करेगा क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है, तो डिस्टेंस अलग अलग हर पॉइंट पे आएगा, इसलिए यहाँ पर फील्ड अलग अलग आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 3 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। क्वेश्चन में बताना है फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इस प्लस लैम्डा के कारण जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी, पहले वाली जो फील्ड आएगी वो E1 मान लिया, प्लस 2 लैम्डा के कारण जो प्लस चार्ज है तो इसके कारण भी फील्ड हमारी बाहर की तरफ होगा, और माइनस लैम्डा के कारण भी फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर तीनों फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो नेट फील्ड जो हमारी आएगी ई नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगी।
चलो E1 की वैल्यू रखें। E1 होता है लैम्डा के टर्म में, चूंकि लाइन चार्ज है तो 2k लैम्डा बाई आर। आर यहाँ पर कितना हो जाएगा पहले वाले के कारण, ये यहाँ से आर है, आर प्लस आर बाई टू, 3r/2। दूसरा देखो E2 के कारण लैम्डा 2 लैम्डा है तो 2k 2 लैम्डा बाई यहाँ से यहाँ तक दूरी r/2 प्लस E3 के कारण जो फील्ड होगी उसका लैम्डा है तो 2k लैम्डा बाई ये दूरी हमारी r/2 होगी। सभी वैल्यू को जोड़ दें तो उसका आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4k लैम्डा बाई 3r प्लस 2 ऊपर चला गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8k लैम्डा बाई r प्लस 4k लैम्डा बाई r। तो यहाँ पर 3r एलसीएम हो जाएगा, 3r एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 4k लैम्डा प्लस 24k लैम्डा प्लस 12k लैम्डा, 12 और 24 20 ये हो गया 38, 12 ये 24 प्लस 12 ये हो गया हमारा 36 प्लस 4 40k लैम्डा बाई 3r। तो आंसर हो जाएगा 40k लैम्डा बाई 3r। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। A sphere of radius r is a uniform distributed electric charge in its volume at a distance x from its center। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है पूरे वॉल्यूम में, मतलब ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू r/2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड 1/4 पाइप्स नॉट q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r क्यूब होता है। तो 1/4 पाइप्स नॉट, चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, चार्ज q है, दूरी दिया है r/2 और वो यहाँ पर रेडियस रखेंगे r3। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1/8 एप्सिलॉन नॉट q, r से एक r कट गया तो q/r², ये आंसर होगा। तो 1/8 पाइप्स नॉट आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 12। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैचिंग कराना है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट प्लेन शीट का जो होता है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर थिकनेस होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस होगा तो वो σ/ε नॉट होगा, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर एट इज सेंटर एंड कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर एट सेंटर, अगर कंडक्टिंग होगा तो सेंटर पे फील्ड 0 होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा तो सेंटर पे फील्ड 0 नहीं होगा। अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, तो यानी पहले का दूसरा होना चाहिए, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर इसमें जो आ रहा है वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 13। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड ए पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x इक्वल टू 2। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पे चार्ज रखना है 10 माइक्रोकूलम का और 40 माइक्रोकूलम प्लेस, चलो 40 किलोग्राम मान लेते हैं, यहाँ पे रखा है 40 माइक्रोकूलम, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा x है। पूछा है जब x बराबर 2 है उस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, तो x इक्वल टू 2 मान लेते हैं, यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे ई नेट का वैल्यू क्या है 0 है। ई नेट क्या होगा, ई नेट 0 करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज के कारण फील्ड इधर, इस चार्ज के कारण इधर,
तो चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर, तो 10/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ का चार्ज 40 अपान दूरी का स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगी x -2, तो x -2 का स्क्वायर। 10 से ये 4 कट गया, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये बचेगा 1/2 बराबर 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और x -2 का स्क्वायर अंडर रूट में x -2 बचेगा। तो यहाँ से 2 × 2 4 हो गया, 4 बराबर x -2, तो x बराबर हो गया 6, तो x = 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। आंसर चौथा सही है। क्वेश्चन है सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। थिन प्लेन शीट है, बाहर बताना है अंदर बताना है, दोनों के बीच में और बाहर इसके बचाना है। तो यहाँ पर जो फील्ड होगी इस वाले के कारण बाहर की तरफ होगा इधर, इस वाले के कारण भी इधर होगा, तो ये E1 इस वाले के कारण, इसके कारण भी इधर ही आएगा, तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी। तो इस साइड में जो नेट फील्ड आएगी E1 + E2 आएगी, E1 + E2, तो E की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन -x में होगा तो -i डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा σ/ε0, डायरेक्शन -i में होगा, ठीक है ना। तो माइनस डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। चलो सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर तो प्लस के कारण अवे इधर हो जाएगा E1 और प्लस के कारण इधर हो जाएगा, तो दोनों E की वैल्यू सेम होगा, तो ये फील्ड कट के 0 आ जाएगी, अंदर 0 आ जाएगी। तीसरे पे देखो यहाँ पे फील्ड इस वाले के कारण इधर आएगी और इस वाले के कारण भी इधर ही आएगी, दोनों फील्ड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ 2E के बराबर आ जाएगी, तो E नेट आएगा हमारा 2E और E का वैल्यू हमारा होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा और डायरेक्शन I कैप में होगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a parallel plate capacitor of capacitance 2F is charged to potential V, energy stored in the capacitor is E1। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2F है, चलो इसको C1 बोले, C बोले, ये वैल्यू 2F के बराबर है, वोल्टेज V है। एनर्जी स्टोर इसमें हो गया, इस समय एनर्जी स्टोर है ½ CV², C की जगह 2F रख सकते हो, ठीक है ना। अब बोला द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड, इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया, तो ये हमारा C था, तो ये भी C होगा। कनेक्ट करने के बाद बताना है एनर्जी स्टोर इसमें जो है E2 है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकालो। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 पहले में जो चार्ज था Q बराबर CV, तो CV + 0 डिवाइडेड बाई B1 + C1 + C2, तो 2C। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V/2, तो फाइनल जो एनर्जी होगी E2 ये हो जाएगा ½ C1 + C2 और B कॉमन का स्क्वायर, तो ½ C1 + C2 2C हो गया और कॉमन पोटेंशियल B/2 का स्क्वायर, तो B²/4 हो गया, 2 से 2 कट गया, CV²/4 आया। यहाँ पर ½ CV² है, तो रेशियो में जो वैल्यू आएगा E1/E2 = ½ CV² डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CV²/4, CV²/4 ये हमारा, तो CV² से CV² कट गया, 4 ऊपर चला गया, तो 4/2 यानी 2:1, तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला है क्वेश्चन, तो अच्छा E2/E1 निकालना है भाई, क्वेश्चन में E2/E1 निकालना है, तो E2/E1 = हो जाएगा, ये E1/E2 2:1 है, तो 1:2 आ जाएगा, पहला सही होगा, ये हटा दो, यहाँ पर पहला आंसर सही होगा क्योंकि E2/E1 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट हैज द चार्ज Q1 and Q2 respectively,
सच दैट Q1 एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2। देखो यहाँ पर एक चार्ज प्लेट है, एक दूसरा चार्ज प्लेट है Q2, इसको चार्ज दिया गया Q1, इसको चार्ज दिया गया Q2। बताना है आप ये जो कैपेसिटर बनना है उसका कैपेसिटेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में। तो अगर हम लोग यहाँ अंदर जो V होता है वो हमारा Q बाई C होता है, Q बराबर होता है CV, तो Q बाई C, ठीक है ना। अब Q क्या लेंगे, Q जो होता है वो इनर प्लेट पे चार्ज देखा जाता है, तो यहाँ पर जो अंदर पे चार्ज होगा वो Q1 माइनस Q2 बाई 2 के बराबर होता है। बाहर चार्ज जो होता है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर होता है। तो अंदर वाले प्लेटों पे चार्ज देखा जाता है, तो अंदर वाले प्लेटों पे चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2 होगा, और C यहाँ पर कैपेसिटेंस है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन सर्किट द फाइंड हीट प्रोड्यूस बिटवीन A एंड B। ये हमारा A है, ये हमारा B है, इस पे हीट का वैल्यू निकालना है। हीट हाफ CV स्क्वायर के बराबर होगा। C का वैल्यू दिया है, पोटेंशियल देख ले कितना होगा। ये अगर 10 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर ये 10 है, ये तो ये टोटल 10 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 आएगा। एनर्जी हीट प्रोड्यूस इक्वल टू स्टोर एनर्जी। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, जितना एनर्जी उसमें लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ हाफ CV स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हाफ C की जगह पर रखेंगे C, और C की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1, और V की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 बाई 2 यानी 50 माइक्रो जूल, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18। 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 50 एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर है, पहले इसको चार्ज किया गया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, बैटरी जो इसमें लगाई गई 50, इसको चार्ज करने के बाद क्या बोला, अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया। 10 माइक्रो कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया, तो ये 10 था, इसका वैल्यू हम लोग C मान लें, इसके साथ जोड़ दिया गया, और जो कॉमन पोटेंशियल आया वो 10 वोल्ट आया। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 20, तो कॉमन पोटेंशियल की जगह 20 हो गया। Q1 जो है यहाँ पर Q1 बराबर C इंटू V, C की जगह 10, V की जगह 50, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 50। दूसरा वाला अनचार्ज है तो ये इसके 0 करेंगे, और C1 प्लस C2 तो 10 प्लस C के बराबर हो जाएगा। तो ये 200 प्लस 20C बराबर 500, तो 20C बराबर हो गया 300, तो C बराबर हो गया 15, तो 15 इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19। द चार्ज Q ऑन ए कैपेसिटर वेरीज विद वोल्टेज शोन इन द फिगर। एरिया क्या बताएगा VQ ग्राफ का। तो हम लोग देखे हैं कि जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E बराबर होता है माइनस का D माइनस का E इंटू एरिया ऑफ QV। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया एरिया ऑफ QV, Q इंटू V। एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ QV का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू V, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ QV। और ये किसके बराबर होता है C बराबर QV होता है। तो इसका मतलब जो हमारा C नहीं आएगा भाई, QV जो होता है वो एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, एनर्जी स्टोर।
एनर्जी स्टोर बराबर होता है Q इंटू वी, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बोले Q इंटू डी वी बोले, या हम लोग यहाँ पर एरिया बोले क्यू वी का, इसका मतलब हुआ ये Q इंटू वी हमारा एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 1/2 Q इंटू वी, तो हाफ क्यू वी जो होता है ये एनर्जी स्टोर कहलाता है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ क्यू इंटू वी है, और ये हाफ क्यू वी हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये सब एनर्जी स्टोर का फार्मूला है। तो हाफ क्यू बी पूछा गया, हाफ क्यू बी क्या है, एरिया क्या है, तो एरिया हमारा कहलाएगा, एरिया मतलब हाफ क्यू बी, तो हाफ क्यू बी क्या है, एनर्जी स्टोर। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर shown in the figure is 15 माइक्रोफैराड, वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर। मान लेते हैं ईच कैपेसिटर C है, तो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर C और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो C और C का पैरेलल 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा। चलो इसका सिंपल सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट होंगे, एक तो ये A होगा, दूसरा पॉइंट B होगा, ये वाला पॉइंट हम लोग X मान लें, इसको इधर X कर लिया। तो A से X में एक कैपेसिटर है, ये हमारा C वैल्यू का है, ठीक ना। X से B के में एक कैपेसिटर हमारा C कैपेसिटेंस का लगा है, और ये वाला पॉइंट B कहलाएगा। X और B में एक और लगा है, तो ये C का है, ठीक है ना। अभी हमारा A और B के बीच में ये लगा है, तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया, C का पैरेलल हमारा हो जाएगा C बाई 2C ये हो जाएगा, और C के साथ ये हमारा सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2C और C का सीरीज, तो C इक्विवेलेंट हमारा आएगा, इसका पहले देखो C और C 2C हो गया, और 2C और C, तो 2C और C सीरीज में हो गया 2C/3, 2C/3 और C पैरेलल में हो गया, तो 2C/3 प्लस C, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्वेश्चन में 15 है, इक्वल टू 15। तो देख लो यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 2, 5C/3 बराबर 15, तो 5 से 15 कट गया, C बराबर हो गया 15। 5 से 15 कटेगा 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 9 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 21, 5 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू C आर कनेक्टेड shown इन द फिगर, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R। तो P और R के बीच में निकालना है, तो P और R के बीच में देखें C इक्विवेलेंट P एंड R के बीच में, इक्विवेलेंट देखो भाई, तो P और R के बीच में लोगे तो ये वाला C और C सीरीज में हो गया, C और C का सीरीज C/2 हो गया, प्लस इधर का C ये सीरीज में हो गया C/3, तो इधर की ब्रांच और इधर की ब्रांच पैरेलल हो जाएगी, तो C/2 प्लस C/3 ये मिलके हो गया हमारा 6 LCM, और 5C/6 आ गया, ठीक है ना। अब बोला गया है P एंड Q, तो P एंड Q के बीच में देखो, P एंड Q ये वाला, तो C इक्विवेलेंट PQ के बीच में ये हो जाएगा हमारा, तो ये तो C ही रहेगा, प्लस C ये हो गया C/4, तो ये हो गया 4C प्लस C 5C/4। क्वेश्चन में बताना है रेशियो, तो इसका रेशियो हो गया 5C/6 डिवाइडेड बाई 5C/4, 5C से 5C कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आया 4/6 आया, 2/3 2/3 इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, पहचानना है क्वेश्चन में, पहचानना है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 22 में, यहाँ पर कैपेसिटर आप देख रहे हैं, एक कैपेसिटर ये है और यहाँ पर K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये हमारा आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो इसका भी C होगा, और इसमें चूंकि 2K है तो इसका 2C हो जाएगा। C और C पैरेलल में हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो इनका वैल्यू हो गया पैरेलल में 2C के बराबर, और ये सीरीज में हो गया, तो 2C और 2C सीरीज में हो जाएगा C के बराबर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू 2C और C, 2C और 2C पैरेलल में हो जाएंगे, C के बराबर होगा। C का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी यहाँ पर आंसर C हो जाएगा। तो ये दोनों, इसका कैपेसिटेंस अगर C मानोगे तो इसका भी C होगा, दोनों पैरेलल में है, तो C और C का 2C हो गया, 2C और 2C सीरीज में हो गया, 2C और 2C का C होगा, C मतलब एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। फिगर को ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये कैपेसिटेंस C है, यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला दें तो यहाँ दो कैपेसिटर दिख रहा है C और C, यहाँ पर अगर हम लोग मिला दें तो 3 कैपेसिटर दिख रहा है C और C। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये वाला, ये वाला, ये और ये सीरीज में है, तो इसका वैल्यू हो गया C/3। ये वाला और ये वाला पैरेलल सीरीज में हो जाएगा, तो C/3 और C/2 ये भी सीरीज में हो जाएगा, और C, तो यहाँ पर ये वाला सीरीज में, ठीक है ना, ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में सारे पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट आएगा C/3, ये हो गया C/3, और ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में होगी, तो ये हो गया C/2 और ये वाला हो गया C। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 6 एलसीएम होगा, 2C प्लस 3C प्लस 6C, तो ये आंसर आया 11C/6। 11C/6, C का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो 11/6 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 24, A parallel plate capacitor has the space between its place filled by 2 slab of thickness D/2 each having a dielectric constant K1 and K2। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इनके बीच में क्या डाल दिया गया, प्लेट इज फिल्ड विद 2 स्लैब ऑफ थिकनेस D/2, तो 2 D/2 थिकनेस का स्लैब डाल दिया गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है ना। तो दो यहाँ पर कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी C मान लो C1, इसका C2, तो दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट हमारा आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऐड होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए, नीचे K1 प्लस K2 होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर यही सही होगा। चेक कर लेते हैं, C1 का वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A K1 D/2, तो D/2 हो गया, इंटू C2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाई D/2 अपान, दोनों को जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A
अपान d/2 कॉमन हो जाएगा तो नीचे बचेगा k1 प्लस k2। एप्सिलॉन नॉट a d/2 ये से ये कट गया तो आंसर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a d/2, एप्सिलॉन नॉट a d/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये देखो मल्टीप्लाई में k1 इंटू k2 अपान k1 प्लस k2, तो यही आंसर बता रहे थे आ जाएगा। आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि पहले देखो कौन से सीरीज में बन रहे हैं या पैरेलल में। तो जो दोनों कैपेसिटर हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा, अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा, डिस्टेंस अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब होता है पैरेलल में लगा है। और अगर एरिया डिवाइड है, अगर एरिया डिवाइड होता है, नहीं डिस्टेंस अगर डिवाइड होता है तो सीरीज में है, और अगर एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल में होता है। तो ये हमारा सीरीज में होगा जिनमें एरिया डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। तो दोनों यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया और थिन कंडक्टिंग स्लैब डाला गया, और कंडक्टिंग स्लैब का जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस के। यहाँ पर k को इनफाइनाइट रखोगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी, तो एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एक चार्ज है प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है, फील्ड इधर है। जब प्रोटॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोटॉन इधर जा रहा है, फोर्स प्रोटॉन पे इधर लगेगा, प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब वर्क डन निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव या निगेटिव वर्क डन, तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क डन और फील्ड के अपोजिट में निगेटिव वर्क डन, तो निगेटिव वर्क डन होगा। अब बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पॉजिटिव वाला आंसर गलत हो गया, निगेटिव आंसर आएगा। अब दूसरा बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो Q इंटू वी के बराबर होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई होता है, इधर का पोटेंशियल हाई से लो की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग जा रहे हैं हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी V की वैल्यू बढ़ रही है, V की वैल्यू बढ़ेगी तो U की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सर्टेन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 600 वोल्ट। मान लेते हैं कोई चार्ज है और ये दूरी है हमारी r, इस पर जो पोटेंशियल है वो हमारा 600 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है 200 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस r की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4π0 Q बाई R होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4π0 Q बाई R स्क्वायर होता है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये हमारा वैल्यू बचा, R से एक R कट गया, R हो गया, R बच गया। तो B बाई E लिखोगे, R बराबर आया हमारा, R बराबर आया B बाई E, V का वैल्यू 600 और E का वैल्यू 200, तो ये आ जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक लाइन इक्वेशन है y = 3 + x, तो y बराबर 3 + x में हम लोग अगर देखें तो एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा, देखो जरा, अगर हम लोग y को 0 रखते हैं तो x बराबर -3, मतलब यहाँ पर होगा, ये हमारा दूरी हो गया 3, और अगर हम लोग x को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू, यानी जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A 31 एंड B 13, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 100 है।
पोटेंशियल जो होता है वो होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 100 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू आ गया 100, अब हमारे पास जो लिमिट रखनी है वो 3 से 1 रखनी है, यानी कि जो R है यहाँ पर जो रेशियो वैल्यू रखना है 3 से 1, 3 to 1, ये किधर रखना है x पे, और माइनस यहाँ रखेंगे। y पे हमें रखना है, y पे कितना रखना है 1 2 3, तो 1 2 3। चलो यहाँ पर देखो वैल्यू कैसे आएगी, -100, और अगर हम लोग x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 -3, 1 -3 हो गया, ठीक है ना। माइनस लगाएंगे और अपर लिमिट यहाँ पर 3 है और -1 करेंगे, तो 3 -1, चूंकि माइनस है तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों में लिमिट रख दें। 1 -3 का मतलब हुआ, 1 -3 का मतलब हुआ हमारा -2, ये -2, ये -3, ये प्लस का साइन यहाँ रखेंगे और प्लस, ठीक है। 1 -3 -2 हो गया, और -3 + 1 -2 हो गया। प्लस रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। -100 बाहर ले लिया, माइनस साइन दोनों में बाहर ले लिया, तो यहाँ 100 माइनस में, दोनों में साइन में माइनस है, तो x की जगह पर पहले 1 -3, फिर यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और -1, 3 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, -3 + 3 ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 100 × 0 मतलब 0 आंसर इसका आएगा। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करेंगे, ई डी आर से माइनस साइन बाहर करेंगे, दोनों में साइन माइनस रहेगा, तो यहाँ पर जो साइन आएगा दोनों इक्वेशन में माइनस साइन आएगा, लेकिन हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस साइन बाहर कर दिया। अब केवल लिमिट रखना है, x की लिमिट रखना है हमें 1 2 3, 3 to 1 का मतलब हुआ अपर लिमिट यहाँ पर हो गया 1 और लोअर लिमिट हो गया 3। दूसरे वाले पॉइंट को देखो, 1 2 3 का मतलब हुआ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन में पोटेंशियल की इक्वेशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस का dV/dr, माइनस साइन डिफ्रेंशिएट करो, 5x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 10x - 10, ठीक है ना। लिमिट रखना है x = 1, तो -10 × x की जगह 1 कर दिया, -10, 10 - 10 ये कट गया, 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30, फिगर सोन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपको मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ΔV/ΔR से निकालेंगे। ΔV की वैल्यू देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस लाइन और इस लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस 400 और ये 10, तो 40 - 10,
आर की वैल्यू देखो, आर यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये निकालना है तुम्हें। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है 3, ये एंगल बनेगा 45, तो ये डिस्टेंस होगा 3 cos 45, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो 3 cos 45 होगा, 3 cos 45 यानी 3/√2, ठीक है ना। तो ये हो गया 30/3 इंटू √2, तो 3 से 1 कट जाएगा, 10 होगा, तो आंसर आया 10√2, 10√2 होगा। और जो एंगल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनेगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45, तो 45 डिग्री बनेगा विद एक्स एक्सिस, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 2 चार्ज Q1 and Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर apart, थर्ड चार्ज Q3 इज मूव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले चाहे वर्क डन बोले, फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। Q जो होगा जो चार्ज मूव कर रहा है, थर्ड चार्ज मूव कर रहा है Q3, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फ्रॉम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब हो गया हमारा VD, इनिशियल मतलब VC। तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालने, D पे कितनी आएगी, पोटेंशियल एट D 1/4 पाइप्स नॉट। अब देखो यहाँ पर D पे पोटेंशियल एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, तो Q1 के कारण हो जाएगा Q1 बाई दूरी कितना है, ये 40 है, ये 30 है, तो ये दूरी कितनी होगी 10, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी 40, Q1/40, ठीक है ना। D पे पोटेंशियल B इस चार्ज के कारण भी आएगा Q2 के कारण, तो प्लस Q2/10, तो यहाँ पर D पे पोटेंशियल जो आएगा दो स्टैटिक चार्ज Q1 Q2 के कारण आएगा, ठीक है ना। तो Q1 Q2 के कारण जो चार्ज आ रहा है उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। अब C पे पोटेंशियल देखें, C पे यहाँ पर तो पोटेंशियल एट C 1/4 पाइप्स नॉट, एक तो Q1 के कारण आएगा, तो Q1/40 प्लस इसके कारण, तो ये दूरी लेंगे, तो Q2 बाई, ये अगर 40 ये 30, तो ये कितना होगा 50, Q2/50, ठीक है ना। दोनों को घटाएंगे, VD माइनस VC करेंगे, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और Q2/10 अपान, तो हमारे पास आंसर जो आएगा Q3, ये आ जाएगा Q2 1/10 माइनस 1/50, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा Q3 इंटू Q2, और एलसीएम अगर हम लोग लें तो 50 और 10 का एलसीएम 50 हो गया, 5 माइनस 1 4/50 है ना, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 10⁻⁻² भी कर सकते हो यहाँ पर, तो ऊपर 400 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा Q3 Q2, और यहाँ पर 1/4 पाइप्स नॉट भी तो रहेगा, तो वह ये K लिख दो, K की जगह 1/4 पाइप्स नॉट, ऊपर कितना आ जाएगा 400/50, तो 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है Q3/4 पाइप्स नॉट इंटू K, तो K की जगह क्या लिखना है, तो Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर तो ये रहेगा, लेकिन बचा हुआ चीज हमारा K की जगह होगा यानी 8Q2, तो आंसर हो जाएगा 8Q2। क्वेश्चन नंबर है 32। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ इज 10⁻7 वोल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। द चार्ज दिया है ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड ड्यू टू लाइटनिंग बोल्ट, तो वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होगा Q इंटू वी के बराबर, Q इंटू डेल्टा वी। तो Q की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻7, तो आंसर हो जाएगा 10⁹ जूल। 32 हो गया। 33
4 charges are arranged at the corner of a square ABCD of side D as shown in the figure. The work required to put. वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो यहाँ से देखें तो कितने चार्ज के पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर बनेंगे। चार्ज के हमारे 6 पेयर बनेंगे। चलो तो वर्क डन जो होगा 1/4 पाइप सर नॉट कॉमन ले लें, तो 1/4 पाइप सर नॉट कॉमन हो गया। पहले पेयर के देखें, Q माइनस क्यू 1 पेयर, Q माइनस क्यू 2 पेयर, Q माइनस क्यू 3 पेयर और 4 पेयर माइनस क्यू के हैं, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ऐसे 4 पेयर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर डायगोनल पे प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो 2 पेयर बनेंगे। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, माइनस माइनस का भी प्लस होगा, तो 2 पेयर हमारा बनेगा ये वाला। तो क्यू स्क्वायर और दूरी का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डायगोनल होगा, d√2 स्क्वायर करोगे तो 2d स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 क्यू स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 4 पाइप सल नॉट, डी स्क्वायर बाहर हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगा -4 हो जाएगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर नहीं होता भाई, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता, ये वैल्यू गड़बड़ लिख रहे हैं, केवल डी रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल में भी स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो डी होगा वो d√2 होगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी d रहेगा तो -4 बचेगा और क्यू स्क्वायर और d बाहर हो गया, तो 2/√2 को लिखेंगे प्लस का √2, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, माइनस साइन अगर हम लोग बाहर ले लें तो -q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, माइनस बाहर लोगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। There are 8 drops of a conducting fluid. Each have radius r and they are charged. They are then combined to form bigger drop. तो छोटे वाले ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहा है। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है। क्वेश्चन में इसका पोटेंशियल दिया है, तो बड़े वाले का जो बिग वाले का पोटेंशियल होगा वो n का पावर 2/3 v स्मॉल के हो बराबर होगा। बड़े वाले का पोटेंशियल 1 है, n की जगह 8 है, 2/3 और vs छोटे वाले का निकालना है। 8 का पावर 2/3 मतलब हुआ 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 मतलब 4, तो 1 बराबर हो गया 4 × vs, तो स्मॉल वाले का आएगा 1/4 0.25 35। A hollow metal sphere of radius 5 cm charged such that potential on its surface is 10 volt. The potential at a center, तो आपको मालूम है कंडक्टिंग स्फीयर में सेंटर पे जितना पोटेंशियल होगा, मतलब इनसाइड जो पोटेंशियल होता है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही इनसाइड होता है। सरफेस पे कितना है, सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट होगा, तो 10 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 2 concentric hollow sphere of radius r and कैपिटल R, तो ये हमारा कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस स्मॉल r है, दूसरे का कैपिटल R है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, क्वेश्चन में Q इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 आया, इस पे चार्ज Q2 आया, टोटल चार्ज हमारा Q है यानी Q बराबर है Q1 + Q2। क्वेश्चन में टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे इक्वल है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1, इस पे σ2, तो σ1 बराबर σ2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। σ1 इस पे है तो चार्ज अपॉन एरिया Q1/4 पाई r² और Q2 σ2 जो है वो दूसरे वाले पे है Q2/4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो Q1/Q2 हमारा आ गया, Q1/Q2 = r² बाई कैपिटल R² आ गया। ठीक है ना,
पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है कॉमन सेंटर यहाँ पर अंदर। तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाइप्स नॉट Q1 बाई आर प्लस Q2 बाई कैपिटल आर। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे और Q1 और Q2 में Q ऑप्शन में कैपिटल Q है तो कैपिटल Q में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं Q1 और कैपिटल Q में देखो रिलेशन क्या आ जाएगा। तो Q1 बराबर हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं, Q1 बराबर क्या लिख सकते हो, Q1 बराबर यहाँ पर, चलो यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग रखें तो K ऐसे रख दो। Q1 की जगह पर हम लोग रखेंगे, Q1 की जगह पर रखेंगे Q1 बराबर हो गया R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q2। तो यहाँ पर R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q2 है और नीचे ये वाला R है प्लस Q2 बाई कैपिटल R। ठीक है ना। R स्क्वायर से एक R कट गया यहाँ पर और नीचे R स्क्वायर बचा, तो ये हो गया Q2 बाहर कर लिया, Q2 बाहर हो गया, कैपिटल R बाहर हो गया, हमारे पास बचा R अपान कैपिटल R प्लस 1। ठीक है ना। ये हो गया K Q2 बाई R और इसको लिखेंगे R प्लस कैपिटल R अपान R प्लस R अपान कैपिटल R। अब Q2 को यहाँ से बदल दो भाई। Q2 को क्या लिखेंगे, Q के टर्म में लिखना है भाई, Q2 को Q के टर्म में लिखो। तो Q1 की जगह पर अगर हम लोग रखेंगे R स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू Q2 प्लस Q2 बराबर Q। ठीक है ना। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q2 की वैल्यू यहाँ पर देखो, Q2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो Q2 इक्वल टू आया, Q2 इक्वल टू हमारा आएगा, कॉमन ले लेंगे Q2 तो R स्क्वायर प्लस 1, तो R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू Q2। तो ये हो जाएगा हमारा Q2 बराबर Q इंटू R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। इस Q2 को यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा Q2 है उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। तो K की जगह हो गया 1/4 पाइप्स नॉट, Q2 की जगह हो गया कैपिटल Q R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। नीचे हमारा पहले से एक R स्क्वायर है, ये R और ये R मिलके R स्क्वायर हो गया, ऊपर हमारा स्मॉल r प्लस कैपिटल R है। अब देखो यहाँ पर R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर हो गया Q/4 पाइप्स नॉट R प्लस R अपान R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। नहीं, पहला नहीं है, ऑप्शन में जो आया है वो हमारा नीचे R प्लस R का स्क्वायर है, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। तो आंसर यहाँ पर देखो R प्लस R है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 37, वर्क डन देखो भाई, ACB और AMB। तो यहाँ पर इस चार्ज को मूव कराया जा रहा है, प्लस Q चार्ज को मूव कराया जा रहा है, तो इस चार्ज को इधर मूव कराया जा रहा है, इस चार्ज को इधर मूव कराया जा रहा है। तो वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन होगा जो चार्ज मूव कराया जा रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस चार्ज को चाहे यहाँ पर ले जाओ, चाहे इस चार्ज को हम लोग कहाँ पे ले जा रहे हैं, B पे। देख लो कहाँ से, पॉइंट चार्ज इज टेकन अलॉन्ग टू डिफरेंट पार्ट AMB एंड ACB सच दैट AMB लाइज। तो इस चार्ज को यहाँ पे लाया जा रहा है, इस चार्ज को यहाँ पे लाया जा रहा है,
तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए वर्क डन दोनों पे जो आएगा वो सेम आएगा। वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर दोनों का वर्क डन बराबर होगा। तो चाहे इस पास से ले आओ, जो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आएगा वही वर्क डन यहाँ पर होगा। कितना वर्क डन आएगा, तो इसको अगर हम लोग निकालें तो वर्क डन का वैल्यू Q इंटू डेल्टा वी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा Q, फाइनल पोटेंशियल तो A से गया B पे या M पे, तो पोटेंशियल का वैल्यू 1/4π0 Q बाई, और रेडियस इसका कितना है, चलो कुछ नहीं दिया तो R होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियल क्या हो जाएगा 1/4π0 Q बाई, है ना, Q बाई इनिशियल यहाँ से यहाँ तक R होगा। वर्क डन जीरो आएगा, तो दोनों का जो वर्क डन आएगा बराबर होगा और इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो ये दोनों का वर्क डन सेम आएगा लेकिन जीरो हो जाएगा। वर्क डन मूविंग है 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। अब देखो इस 2 कूलम को यहाँ पे ले आया जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, तो ये दूरी जितनी थी वही दूरी ये होगी, तो जो पोटेंशियल यहाँ आएगा वही पोटेंशियल यहाँ आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वर्क डन का वैल्यू Q इंटू डेल्टा वी होगा, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39, मिड पॉइंट ऑफ एज ऑफ द क्यूब। तो अगर क्यूब के एज के मिड पॉइंट पे रखोगे यहाँ पे, तो कितने ऐसे क्यूब बनाना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीटली कवर करने के लिए एक क्यूब नीचे लगाएंगे, है ना, एक इधर लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे, एक पीछे, यानी टोटल 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। 4 क्यूब रिक्वायर्ड, 4 क्यूब रिक्वायर्ड होते हैं भाई। तो बताना है क्वेश्चन में कि जो फ्लक्स टोटल होगा, एक क्यूब होता था तो Q/4π0, तो 4 क्यूब मिलके Q/ε0 देंगे, तो एक के कारण आएगा Q/4ε0। जितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होता है उतना से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो कॉर्नर पे रखते तो कॉर्नर पे ऐसे हमें कितने क्यूब की जरूरत पड़ती, तो जितने कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर होते तो 8 की जरूरत पड़ती, तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, 2 चार्ज Q and -3 Q are placed fixed on x axis separated by distance d. Where should a charge 2Q be placed such that it will not experience any force? एक चार्ज Q है और एक -3Q है। तो जब चार्ज का नेचर अलग अलग हो, यानी एक पॉजिटिव निगेटिव है, तो जो छोटा चार्ज होता है उसके पास में इक्विलिब्रियम मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा नेट फोर्स जीरो होगा, F नेट इक्वल टू जीरो होगा। कितनी दूरी पे, x दूरी पे मान लिया। इनके बीच की दूरी हमने क्वेश्चन में d दिया है, तो ये मान लिया। तो इस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पर फोर्स निकाल लो, इक्वल टू जीरो कर दो। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स, इस पे कितना रखना है 2Q। तो जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तो Q/ दूरी का स्क्वायर, Q/x² बराबर ये वाला चार्ज 3Q/ दूरी का स्क्वायर d + x², सीधे सीधे कर दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो 1/x = ये वैल्यू हो जाएगा 1/x = √3/d + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x - x = d, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x बराबर d/√3 - 1। तो x बराबर √3 - 1 है, तो यहाँ पर आंसर कोई ऐसा दिया नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d/√3 - 1 को ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा d a² - b का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया a² - b² बराबर a - b a + b, तो यानी कि ये a² है, यानी ये 3 हो गया, और ये b² मतलब यहाँ पर 1 हो गया, और √3 + 1, तो d/2 हमारे पास जो आंसर आएगा d/2 √3 + 1 होगा।
तो d/2 और किधर होगा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होगा चार्ज क्यू के लेफ्ट में होगा और d/2 1 + √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d फ्रॉम ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। फील्ड क्या होगी, तो किसी कंडक्टिंग प्लेन पे जो फील्ड होती है परपेंडिकुलर और अवे होता है, तो परपेंडिकुलर भी होगा, दूर जाता हुआ होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, तो पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ए स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी -q + q, ये एक डाइपोल है, अगर इसके अंदर डालेंगे तो फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू q इनसाइड अपान ε0 होगा। q इनसाइड कितना हो जाएगा, 0, टोटल फ्लक्स यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि चार्ज अंदर के चार्ज प्लस और माइनस होके 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा। हालो मेटेलिक स्फीयर, तो अगर हालो मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम लोगों ने ध्यान दें तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा है कि फील्ड जो होती है अंदर जो होती है 0 होती है, बाहर जो फील्ड होती है 1/r², और यहाँ पर तो 3 पॉइंट पे होगा। तो सेंटर से सरफेस तक जाओगे, पहले तो फील्ड 0 रहेगी, उसके बाद फील्ड की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी, फिर उसके बाद फील्ड की वैल्यू दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r इज लेस देन, तो r इज लेस देन r, ये कैपिटल R है, तो अंदर का मतलब हुआ r इज लेस देन कैपिटल R, तो अंदर फील्ड 0 होगी, और r इज ग्रेटर देन r होगा, यानी कि जब बाहर जाओगे तो 1/r² हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 44, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है, तो यहाँ पर पहले देखो इस प्लस के कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्यू ई के बराबर है ना, और Q × E सिग्मा अपान 2ε0, mg इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, तो टेंशन का कंपोनेंट करेंगे, एक थीटा लगेगा, तो ये t cos थीटा लगेगा, इधर क्या लगेगा, t sin थीटा, तो t sin थीटा बराबर हो गया Q सिग्मा अपान 2ε0, t cos थीटा बराबर mg, दोनों को डिवाइड कर दिया, t से t कैंसिल, tan थीटा बराबर Q सिग्मा अपान 2ε0 अपान mg, तो Q mg और ε0 ये सब कांस्टेंट, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, तो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस के कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर वाले चार्ज के कारण भी होगा, बाहर वाले भी चार्ज के कारण, यानी सारे चार्ज के कारण होगा, ऑल द चार्जेस। लेकिन अगर फ्लक्स बोलते तो केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होता है, तो फ्लक्स में अंदर वाले चार्ज देखते हैं, फील्ड में जितने भी चार्ज अंदर बाहर होंगे सबको लेकर फील्ड निकलेगी। तो ये था आज हम लोग का आरसी जो फिजिक्स का हम लोग का CTS था 12, उसका डिस्कशन फिजिक्स का कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा, और जितने भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मनोज।